वागादिरोगान् सततं शक्तान् अशेषकाय प्रस्थान शेषान् औस्तुक्य मोहरतिजदान् यो पूर्ववैद्याय नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज वैद्य पंकज जोगी, श्री विश्वलीला आयुर्वेद चिकित्सालय नागपुर महाराष्ट्र, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा आइडियल आयुर्वेदिक हिस्ट्री टेकिंग का आज आखिरी लेक्चर है इस सीरीज़ का। इससे पहले 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। जो लोग ये वीडियो हमको पहली बार देख रहे हैं तो वो हमारे इसके पहले के 2 वीडियोस देख लीजिए, ताकि तीसरे वीडियो का मतलब एक्चुअली चौथा वीडियो, क्योंकि दूसरा वीडियो 2 पार्ट में हो चुका था, इसलिए इस चौथे वीडियो के बारे में हमको समझने में थोड़ी आसानी होगी। दोस्तों, जब हम हिस्ट्री टेकिंग कर रहे थे, अभी तक का हमारा जो एक प्रवास कहेंगे या अभी तक हम जो आए, हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने बेसिक चीज़ों से बातें की है। उसमें क्या देखें कि पेशेंट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना पड़ता है। हमारा निदान वात पित्त कफ, इस पर डिपेंड होने की वजह से हर क्वेश्चन में से वात पित्त कफ को कैसे डिसाइड किया जाता है। साथ ही हमें हमेशा आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ करनी चाहिए, इन सब बातों का हमने ख्याल किया था। उसके बाद आयुर्वेदिक हिस्ट्री में कुछ बातें जो होती है वो रेगुलर हिस्ट्री के साथ साथ उतनी इम्पोर्टेंट होती है, जैसे दंश की हिस्ट्री या कोई विष प्रयोग हुआ है क्या, या इस संबंध में, या साथ में है कृमि की कोई हिस्ट्री है क्या, मृद भक्षण जन्य कोई हिस्ट्री है क्या, मतलब मिट्टी खाने की कोई हिस्ट्री है क्या। उसके बाद सूतिका परिचर्या, आफ्टर डिलीवरी जो केयर की जाती है, ये सब की हुई है क्या, इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में देखा है। उसके बाद हम सेकंड लेक्चर में जब आए थे तो सेकंड लेक्चर में हमने मेनली देखा था कि मल परीक्षण कैसे करनी है। उस पर से सामता निरामता का या अग्नि का ज्ञान होता था, मतलब अग्नि परीक्षण विद द हेल्प ऑफ मल परीक्षण, ऐसा हमारा वो कंसेप्ट था वहाँ पे। उसके बाद हमने हेतुओं के बारे में देखा था। हेतुओं को हमने आहारज, विहारज और मानसिक ऐसे कैटेगराइज किया था। फिर उसको हमने कैसे कोई भी हेतु कैटेगराइज कैसे करने का, जैसे हमने पिछली बार बोला था कि अगर कोई पर्सन कहता है कि इवनिंग के वक्त वो चाय पीता है, चाय के साथ 2 बिस्किट खाता है, तो ये 2 बिस्किट बीमारी के हेतु हो सकते हैं क्या। तो हमने हेतुओं को डिवाइड किया था हितकर में, फिर हितकर को विधि युक्त अविधि युक्त, हितकर में नित्य अनित्य में, इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया था। उसके बाद मानस भाव परीक्षण कैसे करना है ये भी हमने देखा था। ये सब बातें अभी हम एंडिंग पोर्शन तक आ गए। बस इन सब लेखा जोखा को, सभी कलेक्टेड मटेरियल को एक साथ लाके इससे अल्टीमेटली हमारा डायग्नोसिस कैसे बनना चाहिए, इस पे हम आज बात करने वाले। उसके पहले एक बात जो पिछले लेक्चर में टाइम की वजह से हमारी रह गई थी, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। वो बात है मासिक धर्म के बारे में। जो फर्टाइल एज वाली फीमेल होती है, मतलब मेनाची से लेकर मेनोपॉज तक, इस उम्र की जो फीमेल्स होती है उनमें हमेशा मासिक धर्म संबंधी हिस्ट्री हमें लेनी ही चाहिए। भले पेशेंट उस संबंध में हमें कंप्लेंट बताए या ना बताए, हमको लेनी ही चाहिए। अब क्यों लेनी चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद ने कहा है कि पुरुष जो है, मतलब मेल जो है वो सौम्य है और स्त्री आग्नेय है। तो स्त्री का ये आग्नेयत्व जो है उसको मेंटेन रखने का काम ये माहवारी करती है। बहुत बार ऐसे मतलब जैसे पुराण रज जो होता है वो महीने के एंडिंग में 3 से 5 दिनों तक शरीर से बाहर निकलता है। उसी दौरान वो आग्नेय स्वरूप का होने की वजह से स्त्री के शरीर में जो आग्नेयत्व है उसको बरकरार रखने का माहवारी करती है। इसीलिए माहवारी को एक स्त्री आरोग्य, स्त्री हेल्थ के संबंध में जोड़ा जा सकता है। इसका एक सीधा अर्थ ऐसे होता है कि अगर जिस स्त्री की माहवारी प्रॉपर है, रेगुलर जा रही है, जो आयुर्वेद ऑफकोर्स फिर से आयुर्वेद ग्रंथों के सिद्धांतों के अनुसार वो माहवारी हो रही है, तो उस हिसाब से अगर वो पुराण रज शरीर से बाहर निकल रहा है तो ऐसे समय में उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है। और अगर वो माहवारी में कोई शिकायत है तो शरीर स्वास्थ्य योग्य नहीं है, इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। हमेशा हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए और हम बात करते हैं किसी इनफर्टिलिटी केस के बारे में या गर्भाशय संबंध बीमारी के बारे में, तो उनमें हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, समझ लीजिए अगर हम 500 साल पहले अगर प्रैक्टिस कर रहे होते और वो पेशेंट हमारे पास 500 साल पहले आई होती, तो उसके पास सोनोग्राफी रिपोर्ट नहीं होती, ना एक्सरे होता है, ना कुछ और कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं होती थी। तो फिर उस समय हम जांच कैसे करते थे। उस समय भी स्त्रियों को बीमारी होती होगी, इसलिए ग्रंथों में वर्णन है। तो आचार्य उसको कैसे उसका निदान करते थे, ये निदान पद्धति जो है ये हमको समझनी चाहिए। ऑफकोर्स
आधुनिक शास्त्र की जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, सोनोग्राफी या बाकी दूसरी जो प्रोसीजर है, उसका हमको सहयोग लेना चाहिए, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन आयुर्वेद क्या कहते हैं इसके बारे में हमें देखना चाहिए। तो ये पार्ट आज हम थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिए कि पहला क्वेश्चन तो हमारा यही से चालू हो जाता है, सबसे पहले आखिरी महामारी कब आई थी। मैंने पहले एग्जाम में पहले वीडियो में इसका एक एग्जांपल बताया था कि हमने हमारे सर ने कैसे फीमेल को, जैसा पेट बहुत फूला हुआ था और हम इंटर में थे और हमें लगा था शायद प्रेगनेंस वुमन होगी, लेकिन एज के हिसाब से नहीं लग रही थी। तो उन्होंने कैसे उसको सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि आखिरी महामारी कब आई थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन था कि महामारी नियमित आती है क्या। अब हम किताबों में जब पढ़ते हैं तो 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरह से उन्हें बताया है बहुत सी किताबों में। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पुरुषम पुरुषम विक्षम, ये अगर चिकित्सा के लिए लागू होने वाला सिद्धांत है तो ये प्रकृति के हिसाब से हर एक चीज में हमारे रुग्णों को लागू होने वाला सिद्धांत है। इसलिए हर किसी की साइकिल 28 दिन की नहीं हो सकती। और उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं तो हर किसी की साइकिल 28 दिन में ही सेट करे, ये कोशिश भी एक गलत तरीका हो सकता है। इसलिए प्रकृति के हिसाब से जब हम देखते हैं तो 25 डेज से लेके 35 डेज तक, कभी कभी 40 डेज तक, इस रेंज में पीरियड्स आते हैं। अगर वो पित्त प्रकृति की महिला है या उनके खान पान में पित्तवर्धक आहार है तो महामारी जल्दी जल्दी आने लगती है। वो 25 दिन के आसपास रहती है, उनकी साइकिल 25 दिन की रहती है। अगर वो कफ प्रकृति की व्यक्ति है तो उनकी साइकिल 35 या 30 दिन के अंतराल में भी आ सकती है। तो इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि हमारी साइकिल 35 या 40 दिन तक आती है तो उसको एबनॉर्मल करके उसको 28 दिन की करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रकृति के हिसाब से हमें सोचकर उनको भी पेशेंट को काउंसिल करना चाहिए। ये चीज हो गई। और वात प्रकृति के विषम गुण की वजह से कभी जल्दी आती है, कभी लेट आती है। पेशेंट बोलते हैं कभी महामारी 1-2 दिन पहले आ जाती है डेट के, या कभी 1-2 दिन लेट आ जाती है। तो इस पर से हम प्रकृति के हिसाब से महामारी के बारे में हम देखते हैं कि उनका जो नियमितता है वो प्रॉपर है कि नहीं। ये एक सबसे पहली बात है। अगर कोई पेशेंट एबनॉर्मल तरीके से बोलता है कि लेट महामारी हो रही है, महामारी लेट आ रही है, तो इसके तो अनेक कारण है। लेकिन एक बेसिक कारण मैं आपको बोल देता हूँ। जैसे स्त्रोतोरोध जो बोला है वो साम अवस्था में विबंध, ऐसे शब्द वर्ड आया है साम वात किसमें विबंध। तो जब विबंध है तो हम अक्सर इसको विबंध मतलब मलमूत्रों का विबंध ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये जरूरी नहीं है मलमूत्र का, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ विबंध शब्द यूज किया है। तो विबंध का मीनिंग महावरी स्त्रोतस का, महावरी का विबंध भी हो सकता है, आर्तवारी स्त्रोतस का विबंध भी हो सकता है। इसलिए आम अगर हो तो भी फीमेल को 3-3, 4-4 महीने महामारी नहीं आती है। और सिंपल उनको एक डाइट फॉलो करने के हिसाब से महामारी की दिनचर्या, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो फॉलो करने से और दीपन पाचन देने से उनकी महामारी सेट हो जाती है, रेगुलर आने लगती है। उसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन होता है कि रक्त के संबंध जो ब्लीड होता है उसका कलर कैसे होता है। अभी देखिए हमने बोला कि हमें आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसा क्यों करना है? ताकि हम उस पर से वात पित्त को एक्सट्रैक्ट कर सके, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वात पित्त पे पहुंचना है। तो वात पित्त को जानने के लिए हमें वो जो सवाल है वो आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से पूछने। तो कलर जो पूछा था, जैसे आयुर्वेद में ब्लीडिंग का कलर किया है शशाशुक अश्रुक, मतलब खरगोश के रक्त के समान, और लाक्षारस उपमा। लाक्षारस, लाक्षा अगर पानी में जिसका लाक्षारस बनाते हैं पानी में, वो जो थोड़ा ब्राउनिश कलर बन जाता है, तो ये रेंज दी उन्होंने। ये आयुर्वेद की एक खासियत, आयुर्वेद हमेशा प्रकृति को ख्याल में रखते हुए एक रेंज दे देता है। तो ब्राइट रेड टू ब्राउनिश रेड, ये सीक्वेंस देना है। तो इसलिए हमको पेशेंट को पूछना है कि जो ब्लीड ज्यादा किस तरह का होता है। तो ब्राइट रेड होता है। हम 3 कलर ऑप्शन देते हैं, ब्राइट रेड, ब्राउनिश रेड या ब्लैकिश रेड, एकदम डार्क ब्राउन ऐसे कलर। वात के संबंध में, वात संबंध जब विकृति उत्पन्न होती है तब अक्सर ब्लैकिश महामारी उसमें रहती है। महामारी का कलर जो ब्लैकिश आता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि उसमें क्लॉट्स जाते हैं या नहीं। हेवी क्लॉट्स होना ये अत्यार्तव का लक्षण है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का एक लक्षण है। तो अक्सर हम कंपेयर नहीं कर पाते। क्लॉट जाते हैं तो पेशेंट बोले हाँ क्लॉट जाते हैं। तो उसमें बहुत बार अगर कफ प्रकृति की पर्सन रही तो हमेशा उन्हें टाइनी क्लॉट्स जाते ही जाते हैं।
तो आयुर्वेद क्या कहता है, अगर ज़्यादा क्लॉट जा रहे हैं तो हमेशा शरीर में कोई भी ग्रंथि है वात कफ की वजह से बन रही है। अगर ज़्यादा क्लॉट जा रहे हैं तो वात कफ संबंधी कोई तो भी विकृति है शरीर में घट रही है, ये हमको ख्याल में आ जाता है। इसलिए क्लॉट्स जाते कि नहीं। अब क्लॉट को कंपेयर करने का हमने एक तरीका निकाल लिया है, मतलब ये हमने हमारे सीनियर से सीखा था, जो क्लॉट की साइज को कंपेयर करने के लिए इजी जाता है। जैसे अगर पेशेंट बोले हाँ क्लॉट जाते हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि अगर 1 रुपये का कॉइन लिया जाए तो उस कॉइन के साइज के से बड़े रहते हैं या छोटे रहते हैं। अगर वो कहते हैं छोटे रहते हैं, हम उसको टाइनी क्लॉट्स में उसको कंपेयर कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि 1 रुपये कॉइन से बड़े रहते हैं, तो हम उसमें फिर अक्सर बिग क्लॉट्स इस हिसाब से देखते हैं। और 1 रुपये के कॉइन से ज़्यादा साइज का अगर क्लॉट जा रहा है तो उसको वात कफ दृष्टि संबंधी चिकित्सा में विचार के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैंने पूछा ना कि अब अभी कब हमने डिस्कस किया था कि 500 साल पहले अगर हम प्रैक्टिस करते और उस समय अगर इनफर्टिलिटी केस आती थी या गर्भाशय विकार संबंधी केस अगर आती थी तो हम कैसे डायग्नोस करते थे। तो मेरे ख्याल से ये जो भी अगला पॉइंट है उसके लिए ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक उसका बेस वाला क्वेश्चन है कि महावारी का ब्लीड का दाग अगर कपड़े पे लग जाए तो धोने पे निकलता है कि नहीं। ब्लीडिंग का जो दाग होता है अगर कपड़े पे लग जाए, स्पेशली कॉटन के कपड़े पर लग जाए, तो पानी से धोने पे निकलता है कि नहीं। क्योंकि ग्रंथों ने बोला है कि शुद्ध अर्थ तो कौन सा है, यद वासो न विरंजयेत, मतलब जिसका कपड़े पे दाग लगने के बाद धोने पर निकल जाता है, जो यद वासो न विरंजयेत, जो कपड़े को रंगता नहीं है, मतलब धोने के बाद भी रंग वैसे के वैसे रह जाए, ऐसा उसकी कंडीशन नहीं है, ये शुद्ध अर्थों का लक्षण है। अगर कोई भी फीमेल हमें कंप्लेंट्स बताती है कि नहीं वो ब्लीड का दाग अगर रह जाए तो धोने के बाद निकलता नहीं है या फिर 2-3 धुलाई में चला जाता है, तो यह आर्तो दुष्टि का एक लक्षण है। अगर मतलब गर्भाशय से आने वाला रक्त दूषित है, इसका मतलब गर्भाशय को जो ब्लड सप्लाई है, रक्त धातु का सप्लाई है, वो दूषित है और इसलिए गर्भाशय अनहेल्दी होने वाला है। तो इस बात से हम एक गेस करते हैं कि गर्भाशय की हेल्थ है प्रॉपर है या नहीं। अक्सर फीमेल्स क्या कहते हैं कि अभी तो हम पैड्स यूज करते हैं तो कभी कपड़े पे दाग लगने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो हमें ये जो चीज़ बताई है इसको एक परीक्षा के तौर पे यूज करना है। हमने दूसरे लेक्चर में बोला था कि हम वैद्यों को ही मल मूत्र का परीक्षण करना चाहिए, वैसे ही आज हम आर्तो परीक्षा के बारे में बात करना है। जब भी कोई फीमेल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है तो उनको बोलना, जब महावारी उनकी रहती है उस दौरान एक सफ़ेद रुमाल लीजिए या सफ़ेद कपड़े का टुकड़ा लीजिए, उसको महावारी का ब्लेड का दाग लगाइए, उसको सूखने दीजिए और पानी से धोइए। अगर पानी से धोने पर वो दाग अच्छे से पूरा तरह निकल जाता है तो आर्तव शुद्ध है। अगर वो दाग नहीं निकलता है तो आर्तव अशुद्ध है। ये आप ट्रीटमेंट के पहले एक जांच करके रखिए। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि 3 महीने की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बाद जिन फीमेल का दाग नहीं निकलता है ब्लीड का वो 3 महीने के ट्रीटमेंट निकलने लगता है, पूरी तरह से क्लियरली निकलने लगता है। हमने हमारे प्रैक्टिस में ऐसे भी पेशेंट देखे कि जो बोलते कि सर अगर कभी कभी चद्दर को दाग लग जाए घर पे तो वो 6-6 महीने नहीं निकलता है। मतलब उनमें आर्तव दृष्टि की कितनी बड़ी संप्राप्ति हो रही है ये उनको पता ही नहीं होता है। उसके बाद अगला जो एक सवाल है कि ग्रंथकर्ताओं को जब महावारी अपेक्षित है तो वो एक नैसर्गिक वेग है मलमूत्र की तरह सिर्फ हर महीने में आने वाला, तो वो बिना किसी शिकायत के होना चाहिए। मतलब हाँ, कोई भी दर्द नहीं, पेट का दर्द नहीं, पैरों में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है 10 में से 8 फीमेल को कुछ ना कुछ शिकायत होती है। कमर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, कुछ को दूसरी शिकायत होती है, उनको उल्टियाँ हो जाती है, बुखार आ जाता है, लूज मोशन लग जाता है, किन को हार्ट स्टूल पास होता है। तो ये देखिए कि आजकल की कितनी फीमेल्स ये बीमारी से लड़ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम आगे बात ही करने वाले। आज का यही इस टॉपिक को इंक्लूड करने का यही एक है कि वैद्यों को अपने रुग्णों को क्या बताना ये तो पता ही होना चाहिए। साथ में अगर कोई वैद्य है तो उसको खुद के बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट ये भी पता होना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10 में से 8 फीमेल को महावारी में शिकायत होती है। अब जब महावारी की साइकिल को हम आयुर्वेदिक हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ड्यूरिंग ब्लीड जब मेंस्ट्रुएशन चालू रहता है उस समय में वात दोष की प्रधानता शरीर में रहती है। आफ्टर ब्लीड वो 14 से 16 दिनों तक, मतलब 5 दिन, अगर 5 दिन की साइकिल है तो 6 दिन से 14 से 16 दिनों तक
कफ की प्रधानता रहती है। और 16-17, अब कफ प्रकृति के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है, 16-17 दिन के बाद माहवारी चालू होने तक ये पित्त का काल रहता है। तो इस दौरान कोई शिकायत होती है कि हम दोस्त से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि ड्यूरिंग मेंसेस हमको मलावरोध होता है, तो शरीर में वात वृद्धि बहुत ज्यादा है। अगर कोई कहता है जब मेंसेस चालू रहते हैं तो मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह में छाले रक्त दृष्टि और पित्त दृष्टि दोनों में ले सकते हैं। तो और ब्लीडिंग चालू है, हमें शरीर में वात की वृद्धि है, मतलब मुंह में छाले आ रहे, अगर पित्त से कंसिडर किया जाए और ब्लीडिंग वात से, तो शरीर में वात पित्त की संप्राप्ति चालू है। दूसरा, अगर कोई बोलता है कि महावारी के पहले कोई शिकायत होती है, जैसे बोलते हैं महावारी के पहले हमको उल्टियाँ चालू हो जाती है, महावारी के पहले हमको बुखार चालू हो जाता है। अगर महावारी के पहले बुखार चालू होता है तो महावारी के पहले होता है पित्त का काल। तो बुखार है तो उस बुखार में या फिर उस ज्वर उस बुखार में या बाकी शिकायत में पित्त की प्रधानता हम देख सकते हैं। इस तरह से किस अवस्था में कौन सा लक्षण उत्पन्न हो रहा है, तो उस दोष का डोमिनेंस हमें ख्याल में आ जाता है। तो ये हो गई अगली बात। इसलिए हमें रुग्ण की जो वेदना है वो पूछ लेनी है कि महावारी के पहले कोई शिकायत होती है क्या, ड्यूरिंग मेंसेस क्या होती है, ड्यूरिंग आफ्टर मेंस्ट्रुएशन क्या शिकायत होती है। और मैंने बोला शिकायतें अलग अलग तरीके हो सकती है। हमेशा पेशेंट को लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, जैसे आपको पेट दर्द होता है क्या, तो बोलेगा नहीं पेट दर्द नहीं होता है। हाँ, बाद में बोल सकता है कि सर मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, तो फिर हम बोले कि आपने तो पहले बताया नहीं कि पैरों में दर्द होता है क्या, तो पेशेंट बोलता है सर आपने तो पेट दर्द के बारे में बोला था। इसलिए कोई शिकायत होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक बड़ा क्वेश्चन है जिसके आंसर अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछते समय भी लीडिंग क्वेश्चन ना पूछते हुए कि आपको महावारी के पहले, ड्यूरिंग मेंसेस, आफ्टर मेंसेस कोई शिकायत होती है कि ये देखना चाहिए। एक उसके बाद व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में हमें पूछना चाहिए कि व्हाइट डिस्चार्ज होता है कि नहीं। अब उसको जब व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसको दोषों के लक्षणों के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। अगर जैसे पीले कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से दाह हो रही है, उसको दुर्गंध आ रही है, तो पित्त दृष्टि से हो सकता है। अगर उसमें दही के खौले जैसा मतलब गठाने पास हो रही है, तो उसमें मांस धातु की दृष्टि का विचार किया जाता है, कफ और वात का विचार किया जाता है। अगर मिल की थिक व्हाइट डिस्चार्ज पास होता है तो उसमें कफ के बारे में सोचा जाता है। वाटरी डिस्चार्ज अगर होता है तो उसमें रस धातु की प्रधानता या अम्ल पित्त के बारे में सोचा जाता है। देखिए अक्सर ओव्यूलेशन के पीरियड के आसपास कहते हैं 12, 13, 14 दिन में एक नॉर्मल सिक्रेशन होते ही रहता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन वो इतना ज़्यादा हो जाना कि ताकि पेशेंट से डिस्कम्फर्ट फील सके, उनको लोकलाइज कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाए, जैसे इचिंग हो जाए, बर्निंग हो जाए, या फिर वहाँ पे पीटिका उत्पन्न हो जाए, तो हमें इस बात पे ख्याल देना चाहिए कि ये विकृति संबंधी है या नहीं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा होता है कि पिल्स लेने की आदत, मतलब जैसे ना कोई घर पे समारोह है, शादी है या पूजा है। बेसिकली पूजा में तो बहुत सी फीमेल ऐसे करती, नवरात्र की पूजा में तो ये हमने कितने पेशेंट्स देखे जो महावारी या तो प्रीपोन करने के लिए दवाई लेते हैं या पोस्टपोन करने के लिए दवाई लेते हैं। आचार्यों ने 13 प्रकार के वेग बोले हैं, लेकिन उन्होंने 13 प्रकार के वेग बोले थे, उसको ऊह्य तंत्रयुक्ति के हिसाब से उसके और भी ज्यादा वेगों के बारे में हम दिखाए थे। तो महावारी प्रीपोन करना ये वेग बलात् उत्पन्न करना है, और महावारी को पोस्टपोन करना ये वे महावारी का वेग धारण करना है। और ग्रंथों में बताया कि बलात् वेग उत्पन्न करने से या फिर वेग धारण करने से व्याधियां उत्पन्न होती है। तो ये एक कारण हो सकता है। कुछ फीमेल को तो इसकी एक आदत सी रहती है, कुछ भी घर में फंक्शन में बाहर जाना है तो या तो प्रीपोन के लिए मेडिसिन लेंगे या पोस्टपोन के लिए। तो ये हमें ख्याल देना है। अगर कोई पर्सन फीमेल पेशेंट इस तरह से मेडिकेशन लेता है तो पिट्यूटरी ओरियन एक्सिस को डिस्टर्ब कर रहा है, ये वेग धारण जन्य व्याधियों को, संप्राप्ति को डेवलप कर रहा है। तो इस बारे में हमको हमेशा एक सवाल पूछना है कि मेंस्ट्रुएशन प्रीपोन या पोस्टपोन करने के लिए आप पिल्स लेने की आपको आदत है क्या। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आने के पहले मैं कुछ उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। हमारी दादी की उम्र की जो फीमेल्स थी, मुझे हमेशा उनके बारे में, जैसे मेरा बेसिक एक गांव खेड़े से है, एक किसान फैमिली से हूँ मैं, तो मैं हमेशा देखता था कि गांव की जो बुजुर्ग महिला, जो मेरी दादी की उम्र की महिला है, उनको 5-5, 6-6 बच्चे रहते थे, फिर भी वो उम्र की 70 साल तक काम कर सकती थी, खेतों में काम कर सकती थी। अक्सर उनको कुछ बीमारियां नहीं रहती थी, वो हेल्दी रहती थी। अब उनमें शायद व्यायाम अच्छे तरह से या पचन अच्छी तरह, ये सब चीज़ें हो सकती है, फिर भी इसका कुछ बेसिक कारण क्या हो सकता है। तो इसके बारे में सोचने पे जब ग्रंथों का अध्ययन चालू हुआ, हमारे गुरुजी से इसके बारे में डिस्कशन हुआ,
या गुरु जी के नोट्स को हमने पढ़ना चालू किया, तो उसमें एक बात हमें ख्याल में आई कि महावारी के दौरान जो परिचर्या फॉलो करने के लिए ग्रंथों में वर्णन है, वो हमारी दादी के उम्र के पहले तक हर घर में फॉलो होता था। शायद आपको पता होगा, कुछ कुछ घरों में अभी भी फॉलो होता था कि जैसे अगर किसी फीमेल को महावारी आ जाए तो उसको फिर घर के कोने में बिठा देते थे और फिर उसे कहा जाता था कि ये भी आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको खाना भी नहीं पकाना है, आपको भगवान की पूजा भी नहीं करनी है, और इसलिए उसको कुछ अलग रखा जाता। और कुछ लोग इस बात को कि फीमेल का फ्रीडम छीन लिया जा रहा है, उसको वो तो नॉर्मल प्रोसीजर, नेचुरल प्रोसीजर है, उसमें क्यों ये सब परहेज फॉलो करने हैं, इस तरीके से जोड़ के गलत तरीके से प्रेजेंट करे। देखिए, हर चीज कंसेप्ट के पीछे एक कोई ना कोई कारण होता है। कार्य कारण भाव आयुर्वेद मानता है, जब तक कारण नहीं होगा तब तक कार्य होने वाला नहीं है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये आज हमको समझ लेना है। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स से, फीमेल वैद्यों से जो हमें अभी देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी जो बात हम बात करने वाले महावारी परिचर्या के बारे में, कि आपको खुद को तो फॉलो करनी है, साथ में आपके घर में कोई दूसरी, मतलब आपकी सिस्टर्स, आपकी मदर, आपकी फ्रेंड जो फर्टाइल एज में है, जिनका मेंस्ट्रुएशन चालू, उनको भी ये एडवाइस करना है, और पेशेंट को तो करना ही करना है। देखिए, महावारी जब चालू होती है क्या होता है, एंडोमेट्रियम शेड आउट होता है। हमको पता है एंडोमेट्रियम टूट जाता है, शेड आउट होता है। इट मीन्स हम उसको गर्भाशय का व्रण कह सकते हैं। गर्भाशय को अंतर त्वचा पे व्रण होगा, इसलिए ब्लीड हो रहा है, ऐसा हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे अगर हाथ पैर में अगर व्रण हो जाए और उसकी हम केयर ना करें, उसकी ड्रेसिंग ना करें, हम कुछ भी खाए, उसको बराबर साफ ना रखें, तो क्या वो इन्फेक्ट नहीं होगा? क्या उसमें पस नहीं बनेगा? बनेगा, हमने देखा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जब महावारी चालू रहती है, हमारा गर्भाशय व्रणित रहता है, उस समय अगर हम कुछ भी खाएंगे, खुद की हेल्थ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो क्या वहां पे व्रण उत्पन्न नहीं होगा? क्या वहां पे पुई उत्पन्न नहीं होगा? यही एक कारण है आज बहुत कम उम्र में पीसीओडी, गर्भाशय की सिस्ट, फाइब्रॉइड, ये सभी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। हम इसको फोकस ही नहीं करते, हम सोचते ही नहीं इसके बारे में। तो इसलिए जब महावारी चालू रहती है, उस समय गर्भाशय व्रणित रहता है, वहां पे व्रण उत्पन्न हुआ रहता है। तो जैसे व्रण के लिए परिचर्या आचार्यों ने कही है, उससे मिलती जुलती परिचर्या हमको इसमें करनी है। तो आज मैं कुछ पॉइंट बोलने वाला हूँ, हो सके तो आप उसको नोट डाउन कर लिए कि हमको कौन से पॉइंट है जिसको फोकस करना है, जिसको समझ लेना है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उसको फॉलो करना है। सबसे पहली बात जो मैंने बोला, घर में की एक लेडीज को जिसको महावारी, उसको अलग रखा था, उसका मेन कारण था उसको फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट देना। फिजिकल और मेंटल मतलब आज खाना पकाना नहीं है, मतलब घर वाले का पेट कैसे भरेगा, उनको घर वालों को पहले नाश्ता कैसे बनाऊंगी, खाना कैसे पकाऊंगी, इसके बारे में सोचना नहीं है। मेंटल रेस्ट, पूजा नहीं करनी है, बाकी जो बर्तन कपड़े वो धोने नहीं है, एक शारीरिक रेस्ट। तो जब मेंस्ट्रुएशन चालू रहता है, उस दौरान शारीरिक और मानसिक रेस्ट आवश्यक है। उस दौरान भाग दौड़ नहीं करनी। अब देखिए, बहुत से हमारे इसमें कुछ स्टूडेंट्स हमको सुन रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान कॉलेज को बंक करिए। हाँ, अभी तो लॉकडाउन में वैसे भी कॉलेज बंद है, लेकिन जब कॉलेज चालू है उस दौरान आप जाके, तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी, जाके आराम से बैठे लेक्चर कीजिए, वापस आइए। उस दौरान की डेली एक्टिविटीज नहीं करनी, ये हमको सोचना है। क्यों, आज देखा होगा, हम टीवी पे ऐड देखते हैं, वो लड़की फुटबॉल खेलने के पहले उसका पीरियड आ जाता है, वो पैड यूज कर लेती है, हॉकी खेलने के पहले पैड यूज कर लेती है, और कहती है कि अभी मेरे प्रोग्रेस में महावारी बाधा नहीं है। तो एक्चुअली पहले भी कभी महावारी प्रोग्रेस में बाधा नहीं थी, क्योंकि अगर प्रोग्रेस में महावारी बाधा होती तो शायद झांसी रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत नहीं होती थी। तो आज भी वो नहीं है और आगे भी नहीं होगी। लेकिन आज अगर आप इन बातों को समझेंगे तो हम गर्भाशय की हेल्थ को बरकरार रख सकेंगे। ये मेरा कहने का एक मतलब है। तो हमने देख लिया कि उस दौरान हमको रेस्ट करना है, रेस्ट मेंटल और फिजिकल होना चाहिए। दूसरी एक चीज, इस दौरान हो सके तो हार्ड सरफेस पे सोना है, मतलब नरम गद्दे पे नहीं सोना। अगर हार्ड सरफेस पे सोएंगे, जैसे अभी चटाई डाल दी नीचे, या फिर कोई दरी जैसा कोई पार्ट डाल दिया हार्ड सरफेस पे, उस पर आप सो गए, इससे क्या होगा, बॉडी पोस्चर प्रॉपर हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लो इजीली बॉडी से बाहर निकलेगा। ये होगी दूसरी चीज कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको हार्ड सरफेस पे सोना है। तीसरी बात, इस दौरान ग्रंथों में कर्षण करने वाला आहार, कर्षण मतलब लंघन करने वाला आहार कहा गया है। अगर आप इस दौरान गुरु पचने में जैसे पचने में हेवी अभिसंधि आहार उत्पन्न खाओगे,
आम उत्पन्न हो के वो स्रोतों का अवरोध करेगा, और स्रोतों का अवरोध करके महामारी ऑब्स्ट्रक हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, या फिर जो भी चीज़ें उसमें आ सकती है। इसलिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कोई भी गुरु पदार्थ, अभिसंधि पदार्थ, ये चीज़ें हमको नहीं खानी। ये बात आपको कहता हूँ, मतलब इसमें फिर इन शॉर्ट कैसे खाए, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपको बाहर का नहीं खाना है, घर पे भी खाना है तो वो हेल्दी खाना है, मतलब तला हुआ या जैसे जंक फूड ये नहीं खाना है। बाहर का तो अवॉइड करना है, घर का भी जंक फूड अवॉइड करना है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि इस दौरान आपको लाल कपड़े जो है वो पहनने नहीं है, फिर वो बाह्य वस्त्र हो या अंतर वस्त्र हो। लाल कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बैक्टीरिया को, माइक्रोऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अगर स्थानिक क्लीनता हो, क्लेद उत्पत्ति हो, तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं। तो इसलिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन लाल कलर के कपड़े, चाहे अंतर वस्त्र हो या बाह्य वस्त्र हो, इसको पहनना नहीं है। ये हो गई हमारी चौथी बात हमने मेंस्ट्रुएशन में बोल दी है। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, कोई खेल कूद का करते हो, तो इस दौरान नहीं करना है। अगर आप योगासन करने वाले हो या जिम जाने वाले हो, तो मेंस्ट्रुएशन में आपको अवॉइड कर देना है। देखिए, जब आप इसको, ये सभी चीज़ें जो हम जो बोलते हैं महावारी की परिचर्या में इंक्लूड कर देते हैं, ये परिचर्या फॉलो करने शायद आपको 1-2 महीने में कोई शायद रिजल्ट ना दिखे, लेकिन इसको कंटिन्यू फॉलो करने के बाद जब यहाँ से 10-15 साल में आपको महसूस होगा, आपकी जो फ्रेंड्स ये महावारी फॉलो नहीं करती थी, उनकी गर्भाशय की हेल्थ और आपके गर्भाशय की हेल्थ, इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारे मंजू बोला दादी जी जितना काम करती थी उतनी हेल्दी रहती थी। इसके 2 कारण थे, एक तो महावारी की दिनचर्या फॉलो होती थी, और आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पार्चुरेशन, वो सूती का परिचर्या ये फॉलो किया जाता था। ये 2 बेस थे, इसलिए बार बार बच्चे होने के बावजूद भी स्थानिक वात प्रकोप उनमें नहीं होता था। तो हमें ये महावारी की जो परिचर्या है इसको अच्छे से समझ लेना है और इसको हमेशा फॉलो करना है। इसके बाद अभी तक ये जो परीक्षा हो गई, ये हमारी प्रश्न परीक्षा हो गई। हमने पेशेंट से पूछ लिया आपका खान पान, आपकी महावारी, आपका मानसिक कर्म, आपकी दिनचर्या, सब हमने पूछ लिया, मल के बारे में पूछ लिया, हो गई प्रश्न परीक्षा। अभी 2 परीक्षा रह गई है, वो है हमारी दर्शन परीक्षा और प्रश्न परीक्षा। इसके लिए हमको शरीर का परीक्षण करना है। अभी कुछ दिन पहले जो हमारा हमने एक्चुअली हम 2 ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे क्लिनिक के नंबर पर से, जिसपे जो भी हमारे कुछ मेरे ख्याल से 350 के आसपास जो कुछ हमारे वॉलंटियर्स हमसे कनेक्ट है, उनको हमने एक मैसेज बोल सकती है या एक लेख बोल सकती है, वो हमने हमारे उस ग्रुप पे डाला था। उसमें बताया था अक्सर क्या होता है, जब हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हम जब उसको चेक करते तो अभी हम आधुनिक शास्त्र के हिसाब से चेक करते हैं। जैसे अगर हम लीवर को पालपेट कर रहे हैं, वो पालपेट है या नहीं, कितनी फिंगर इनलार्ज हुआ है, उसकी बॉर्डर रेगुलर है या इरेगुलर लग रही है, स्मूथ है या हार्ड लग रही है। देखिए, इससे इस तरीके से परीक्षण करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस पर से क्या आप वात पित्त को डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? अगर वात पित्त को डिसाइड कर रहे हैं तो इट्स ओके, कोई फिर हमें कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर अल्टीमेटली हमको वात पित्त में। लेकिन अगर आप 2 अंगुल बड़ा है, 3 अंगुल बड़ा है, 4 अंगुल बड़ा है, इसको वात पित्त से अगर कोरिलेट नहीं कर पा रहे, उससे वात पित्त से संबंधित नहीं बना पा रहे, तो ये थोड़ा गलत हो सकता है। तो इसके लिए आयुर्वेदिक पद्धति से शरीर परीक्षण कैसे करना है, कैसे किया जाता है? हाँ, ऐसे है। हमेशा मुझे कुछ जब स्टूडेंट मिलते हैं, कॉलेज में स्टूडेंट मिलते हैं या फिर बाहर मिलते हैं या फिर क्लिनिक में आने के बाद पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमें लगता है कि निदान करते समय हमें कुछ आयुर्वेद के बेस के बारे में पता नहीं है, हमें आयुर्वेद के बेस के बारे में पता नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि आयुर्वेद के बेस मतलब क्या है, वात पित्त कफ पे सब कुछ बताया हुआ है, बेस क्या है? फिर भी आज हम एक आपसे बात कहना चाहेंगे, वात पित्त कफ ये तो हम देखते ही है कि हमको इसके बारे में जानना है, लेकिन हमें आयुर्वेदिक शारीर, आयुर्वेदिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए। आयुर्वेदिक एनाटॉमी मतलब क्या है? जैसे अगर हम बोलते हैं कि यकृत, तो हमारे हिसाब में जब यकृत आता है तो ये रक्त व स्रोतस का मूल, रक्त से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति, ये ख्याल में आना चाहिए। हम जब लंग्स के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले रक्त फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति, ये अगर थोड़ा डिस्टर्ब आ गया था, डिस्टर्ब आ गया था
अगर हम फुफ्फुस हमारे लंग्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें रक्त धातु से फुफ्फुस की उत्पत्ति, ये हमको ख्याल आना चाहिए। ये जो आयुर्वेदिक शरीर है ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए वात पित्त कफ सप्त धातु त्रिमल, इसके बाद क्या है, अभी इसी से सब चीजें बनी हुई है, लेकिन इसके साथ में क्या है, इसके आयुर्वेदिक शरीर हमको पता होना चाहिए। तो ये आयुर्वेदिक शरीर आप ख्याल में रखते हो, अगर शरीर परीक्षण करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी जाने वाला है। इससे आप धातुओं की दृष्टि उनको दुष्ट करने वाले दोषों पे इजीली पहुंच सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आज मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिए। इसकी तरह से आप ग्रंथ पठन, अगर आप स्टूडेंट है ग्रंथ पठन और गुरु सानिध्य, और अगर आप प्रैक्टिशनर है ग्रंथ पठन और रुग्ण परीक्षण, ये दोनों की मदद से और इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं। जैसे जब हम आंखों की जांच करते हैं तो लाल वर्ण के रक्त, मतलब रेडिश कलर होना है, लाल रेखाएं दिख जाना, ये रक्त पित्त में कहा हुआ है। कृमि दंत हो तो भी आंखें लाल हो जाती है, सन्निपात ज्वर की अवस्था में आंखें लाल हो जाती है, ऐसा वर्णन आया हुआ है। तो ये देखना, अगर हमारे पेशेंट का आंखें देखती है और उसमें रेडिश लाइन या बहुत लाल दिख रही आंखें, तो उसमें या तो हम रक्त पित्त के बारे में सोच सकते हैं, या त्रिदोष प्रकोप के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर यूनिलैटरल आंख लाल हो रही है और ट्रॉमा नहीं है तो कृमि दंत, जिस साइड के दांत में कृमि होते हैं, कीट लगी होती है, उसी साइड का आंखें उस साइड की आंख लाल हो जाती है अगर ट्रॉमा नहीं है तो। ये हो गया। दूसरी एक बात है, अगर स्क्लेरा अगर आपको ब्लूइश टिंचर में दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लूइश लग रहा है, तो ये यकृत दृष्टि का लक्षण है। आधुनिक शास्त्र में इसको कैल्शियम से कोरिलेट किया जाता है, लेकिन यकृत संबंधी हम पकड़ते हैं। अब कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में यकृत का भी महत्व है, हम सभी जानते हैं। तो हमको यकृत पे फोकस करना है। उसके बाद जब हम नाक के बारे में चेक करते हैं, नासा से उत्पन्न होने वाला स्त्राव, ये या नासा का मल, ये मल का मल, ये मांस धातु का मल बोला है। तो अगर किसी को बार बार सर्दी हो रही है, नाक से पानी बह रहा है, तो मांस के बारे में सोचिए, ना कि उसको राइनाइटिस या फिर और दूसरी कोई चीज़ें। कुछ मुझे दूसरे कुछ पैथी के बारे में बोलना नहीं, हम आयुर्वेद के बारे में डिस्कस करने वाले। तो ये इस बारे में सोचिए। ताकि कहने का मतलब ये है कि अगर आप नासा से स्त्राव, नासा का मल को मांस धातु का मल से कंपेयर करोगे तो आपको आयुर्वेदिक निदान में मदद होगी। वैसे जीवा है, जीवा पे जैसे बोला है परिदिग्ध जीवा, सन्निपात ज्वर में बोला है। जीवा पे अगर काले काले डॉट्स मिलते हैं, कृमि का लक्षण होता है। सिर्फ जीवा की एजेसी रेड मिल रही, रक्त धातु की दृष्टि है। दांत के बारे में कहा गया है। दांत जैसे हम बोला कि अस्थि धातु की सहायता में प्रॉपर दांतों का वर्णन है, शुक्र धातु की सहायता में प्रॉपर दांतों का वर्णन है। अगर दांत में बार बार सड़न लग रही है तो बोधक कफ की विकृति के बारे में सोचा जा सकता है। दांत में अगर एक ही दांत है और वो कंटिन्यू बहुत दिनों से है, जैसे कृमि दंत है कि, तो उसको दंत नाड़ी करके पित्तज ग्रह में बहुत बार मिलता है। दांत अगर घिसे हुए से मिल रहे हैं तो पाचक पित्त की विकृति के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसे बहुत सी चीजें, जैसे आंखों के बारे में हम बोला कि मज्जा सारता में महानेत्र बोला है, शुक्र में क्षीर पूर्ण नेत्र बोला है। तो मतलब आंखों पे आने वाला असर या तो मज्जा दृष्टि से आ सकता है, शुक्र दृष्टि से आ सकता है। इस तरह से हर शरीर के पार्ट के बारे में हमें सोचना है। अगर हम गले का एग्जामिन करते, टॉन्सिल्स के बारे में बात करते, या फिर फेरिंजाइटिस, रिकरेंट फेरिंजाइटिस के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमको पता होना चाहिए कि रक्त जो स्थान है क्लेविकल के ऊपर से और हमारे चीन बोन के नीचे, ये पूरा गर्दन का पार्ट, ये रक्त का स्थान है। रक्ताश्रय करके इसका वर्णन वृद्ध वैद्य ने किया हुआ है। तो मतलब गले संबंधी कोई शिकायत है, बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं, तो रक्त दृष्टि के बारे में वहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ टॉन्सिल्स बढ़ रहे हैं और दर्द है, बाकी दूसरी कोई शिकायत नहीं, तो वात कफ के बारे में सोच सकता है। हाँ, जलन भी हो रही है, वहाँ पे थोड़े क्वींसी में जैसे पस पॉकेट डेवलप होते हैं, तो पित्त और कफ के बारे में सोचा जा सकता है। ऐसे इन चीज़ों को आयुर्वेदिक हिसाब से हमको कोलेट करना है। हम जब यकृत परीक्षा या पर एब्डोमेन के लिए आते हैं, तो इसके लिए मैंने ग्रुप पे भी डाला था, मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ कि पूज्य वैद्य दातार शास्त्री जी, इनकी किताब है पांच भौतिक चिकित्सा करके, वहाँ पे उदर परीक्षण कैसे करना है आयुर्वेदिक पद्धति से, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने नाद बोले, मतलब साउंड्स बोले हैं कि अगर वायु महाभूत या आकाश महाभूत, मतलब वात की विकृति है तो कैसा साउंड आने वाला है। मतलब जैसे हम परकशन करके जो देखते हैं, यकृत पे कैसा साउंड आएगा, प्लीहा पे कैसे साउंड आएगा। साथ में उन्होंने वृक्क के परीक्षण के बारे में बोला है। तो ये सब चीज़ें वहाँ से पढ़ लेनी है। तो आयुर्वेदिक निदान करते समय हमें दर्शन और प्रश्न परीक्षा ये पूरी तरह से
आयुर्वेदिक पद्धति से करनी। देखिए इसमें बहुत से कहने के पॉइंट्स है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्शन भी है। लेकिन जैसे हम हमेशा 1 घंटा पकड़ के चलते हैं, अभी मेरे ख्याल से 35 मिनट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर अगर फ्यूचर में कभी हमको समय मिलता है तो सिर्फ शरीर परीक्षा दर्शन और प्रश्न परीक्षा पे इस पे एक लेक्चर लेने की हम जरूर कोशिश करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो हमने सब चीज़ें इसमें देख ली है, अभी ये हमारा लेखा जोखा हो गया। हमारी पहले प्रश्न परीक्षा हो गई और अभी हमारी हो गई ये दर्शन और स्पर्शन परीक्षा, तीनों परीक्षा हो गई। अब यहाँ से सिर्फ वैद्य का काम चालू होता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज हॉस्पिटल में, या आप किसी किसी और गुरु के पास पढ़ने को जाते हो, वहाँ पे जो केस रहती है उन केस को सामने रखिए। और अभी इसको हम हमारे क्लिनिक केस स्टडी बोलते हैं, पेशेंट की केस स्टडी कैसे की जाए निदान तक पूछने के लिए। तो ये प्रैक्टिस वाली बात है, जैसे आप करोगे वो आपको इजीली डेवलप हो जाएगा आप में। तो क्या करना है, एक ब्लैंक पेज लेना है। अभी हमारा काम चलो, हम डायग्नोसिस तक पहुंचने वाले, एक ब्लैंक पेज लेना है। ब्लैंक पेज पे एक कोने में जितनी भी पेशेंट की कंप्लेंट्स है वो पूरी एक के एक नीचे लिखनी है, पेशेंट की कंप्लेंट्स पूरी। अब ये कंप्लेंट दोनों तरह की होगी। अब आधुनिक शास्त्र में सिम्टम्स और साइंस कहा जाता है। सिम्टम्स मतलब वो जो पेशेंट बोलता है, और साइंस मतलब वो जो फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। जैसे पेशेंट ने जो कंप्लेंट बोली वो तो हमने लिख ली है, और जो हमने ऑब्जर्व किया, जैसे उसकी त्वचा रुक्ष लग रही है, आंखें थोड़ी सी ब्लू स्टिंक्चर में हमको लग रही है, दांतों में सड़न हमको लग रही है, या फिर त्वचा रुक्ष है, या फिर नाखून जो है वो थोड़े से खुरदरे से टूटे हुए, ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। इनको भी सभी को लिख लेना है। तो पेशेंट ने बताई कंप्लेंट्स और हमने हमारा ऑब्जर्वेशन, ये एक के नीचे एक लिखना है। इसको लिखते समय हमेशा नई कंप्लेंट सबसे ऊपर होनी चाहिए और पुरानी कंप्लेंट सबसे नीचे होनी चाहिए। तो ये सबको एक सीक्वेंस एक के नीचे एक लिख लेना है। फिर वो लक्षण किस दोष की वजह से उत्पन्न हो रहा है वो उसके आगे लिख लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि मलावरोध हो रहा है तो वात की वजह से, उसके सामने मलावरोध कंप्लेंट, अगर मलावरोध है उसके सामने लिख लीजिए वात। अगर कोई कह रहा है कि उसको सीने में जलन होती है तो उसके सामने पित्त लिख लीजिए। अगर कोई कहता है कि स्थौल्य उत्पन्न हुआ है उसके सामने कफ लिख लीजिए। इस तरह से जो भी कंप्लेंट्स है उस कंप्लेंट के सामने वो कंप्लेंट किस दोष से उत्पन्न होती है उसके हिसाब से उसके सामने दोष लिख लीजिए। ये जानने के लिए ग्रंथ वाचन गुरु साहब ने बोला है। और एक शॉर्ट में आपको रेफरेंस बोल देता हूँ। जो 80 प्रकार के वात विकार बोले हैं, 40 प्रकार के पित्त विकार बोले और 20 प्रकार के कफ विकार बोले, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। इसमें साइन और सिम्टम्स दिए हुए, मतलब वात की वजह से डेवलप होने वाले साइंस एंड वात की वजह से डेवलप होने वाले सिम्टम्स वो अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए उन्होंने। और उन्होंने आगे उसके ये भी बोला है कि जिसको आत्मलक्षण बोला है, वात के आत्मलक्षण, पित्त के आत्मलक्षण, कफ के आत्मलक्षण, अगर इनमें से अगर कोई अलग सिम्टम्स मिल रहा है तो वो कैसे जाने, वात की वजह से, पित्त वजह से, कफ की वजह, ये सभी उन्होंने दिया है, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। उसको आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे एक आपको आपकी जो कंप्लेंट्स है उसको वात पित्त कफ में कैटेगराइज करने में एक मदद होगी। तो ये हमने सभी कंप्लेंट्स लिख ली है, 1 बाय 1 लिख ली है। सबसे ऊपर नई वाली कंप्लेंट, सबसे नीचे पुरानी वाली कंप्लेंट, उसके सामने कार्यकारी दोष। अब इसकी टोटल कीजिए पूरी। टोटल मतलब कि वात के कितने कंप्लेंट्स मिले, पित्त के कितने मिले, कफ के कितने मिले। एक एग्जाम्पल सपोज ऐसे कर लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमको 10 कंप्लेंट बोली है, 10 पूरी ऑब्जर्वेशन कंप्लेंट 10 है, और उसमें से पकड़ लीजिए वात की 5 कंप्लेंट मिली है, पित्त की 3 कंप्लेंट मिली है और कफ की 2 कंप्लेंट मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये वात पित्त संप्राप्ति वाली बीमारी है, क्योंकि वात ज़्यादा है, पित्त उसके बाद में आ रहा है और कफ ज़्यादा है। ये वात पित्त की संप्राप्ति वाली बीमारी है या व्याधि की संप्राप्ति वात पित्त दोष की प्रधानता से चल रही है, ऐसा ख्याल में आता है। ये होगा एक पार्ट। फिर उसी के बाजू में पूर्ण हेतु लिख लीजिए। जैसे हमने हेतु देखे थे, जैसे हेतु का जैसे हम पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि हेतु हमने कैटेगराइज किया है, नित्य सेवनीय, अनित्य, सॉरी हितकर, अहितकर। हितकर को फिर नित्य सेवनीय, अनित्य सेवनीय में कैटेगराइज किया था। अगर सॉरी हितकर को हमने विधि पूर्वक और विधि पूर्वक ऐसे कैटेगराइज किया था, और अहितकर को हमने नित्य सेवनीय, अनित्य सेवनीय में किया था। अगर अहितकर पदार्थ नित्य सेवनीय तो स्ट्रॉन्ग हेतु है, उसको लिख लेना है। अगर अहितकर अनित्य है तो विधि पूर्वक है या अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक अनित्य अहितकर पदार्थ ये भी हेतु में आ जाता है।
हितकर पदार्थ भी अगर विधिहीन है तो भी वो हेतु में आ जाता है, इसको पूरा लिख लीजिए। और फिर जिस उस हेतु के सामने उससे कौन से दोष दूषित होते हैं, दोष विकृत होते हैं, उस लिख लीजिए। जैसे दही, अगर कोई रुग्ण दही खाता है, और दही जैसे दही सेवन विधि बोला है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, दही रोजाना नहीं खाना चाहिए, दही कुछ मिलाए बगैर, जैसे मतलब मूंग का यूज, आमल की चूर्ण, घी और शक्कर, इसके मिलाए बगैर नहीं खाना चाहिए। तो इसके अगर इसके अलावा अगर खा रहे तो विधिहीन दही सेवन हो गया। तो दही सेवन अगर विधिहीन है तो भी हेतु है, और दही सेवन नित्य है तो भी हेतु है, तो उसको लिख लीजिए। और फिर दही के सामने लिख लीजिए कि दही से कौन सा दोष दुष्ट होता है। अब इसके लिए फिर से ग्रंथ पढ़ना हो गया और गुरु सानिध्य आ गया, इसलिए मैं हमेशा गुरु सानिध्य और ग्रंथ पाठन, इसके बारे ग्रंथ पठन और मनन के बारे में बात करता हूँ। तो दही के, जैसे दही की वजह से कफ पित्त का प्रकोप होता है, तो लिख लीजिए दही सेवन कफ पित्त प्रकोप। आगे लिख लीजिए जैसे रात्रि जागरण, पित्त और वात प्रकोप, लिख लीजिए दीवा स्वाप, पित्त और कफ प्रकोप। ऐसे पूरा जितने भी हेतु आ रहे हो, वो हेतु मानसिक, शारीरिक और विहारज सभी होंगे, और आहारज वैसे आने वाले वो सभी हेतु लिखना है। और हेतु के सामने हमको उससे कौन सा दोष दृष्टि होता है ये हमको लिख लेना है। देखिए जब हम यूजी में द्रव विज्ञानियम या फिर आहार विधि के बारे में जो अध्याय आते थे उसको छोड़ देते थे, क्योंकि उस पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता था, और हमारे सीनियर कहते थे इस पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, इसको पढ़ो मत। जब प्रैक्टिस को तो अब पता चला कि असली सार उसी अध्याय में दिया हुआ था। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि उन अध्यायों को अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर आहार के द्रव्यों के गुण दिए हुए हैं। अगर उन गुणों पे से हम जो पदार्थ बन रहा है उसके दोषों के संबंध में बात कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी हेतुओं के, और उसके सामने दोषों के बारे में हमने लिख लिया है। तो हमने हेतु लिख लिए, उससे कौन से दोष दुष्ट होते हैं ये देख लिए। उसके लिए फिर से कैलकुलेशन कीजिए, वात के कितने हेतु, पित्त के कितने हेतु, कफ के कितने हेतु। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 हेतु है, 10 में से अगर वात के 5 मिल रहे, पित्त के 3 मिल रहे, कफ के 2 मिल रहे, तो मतलब हेतु भी वात पित्त के है और दोषों के लक्षण भी वात पित्त के। अभी इसको बराबर समझेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोषों के हिसाब से वात पित्त के लक्षण मिल रहे हैं, वात पित्त दोषों की प्रधानता मिल रही है लक्षणों पर से, और हेतुओं पर से भी वात पित्त के ही हेतु का सेवन है। जैसे हेतु वैसे ही दोषों के लक्षण, इसको स्वतंत्र प्रकोप कहा जाता है। जैसे हेतु वैसे ही दोष प्रकोप। लेकिन अगर आपको लक्षण दोषों के शरीर में लक्षण मिल रहा है पित्त दोष के, और हेतु मिल रहा है कफ दोष का, हेतु तो कफ का है लेकिन शारीरिक लक्षण मिल रहा है पित्त दोष का, ये हो गया परतंत्र दोष प्रकोप। हमेशा याद रखिए परतंत्र दोष प्रकोप मतलब क्या है, जो हेतु है उसके, जिस दोष के हेतु है उसके विपरीत दोष का अगर लक्षण मिल रहे हैं तो परतंत्र दोष प्रकोप हो गया। आयुर्वेद शास्त्र में आचार्य चरक जी ने हेतु के विपरीत चिकित्सा करने के लिए, इसका हमने ग्रुप में बोला था कि हम बात करने वाले इसके बारे में। अम्ल पित्त की संप्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है। अम्ल पित्त में पता होगा, बहुत से एग्जाम्पल होंगे कि पेशेंट कहता है कि मैंने तीखा खाना बंद कर दिया, मेरे को सीने में जलन होती है, मैंने खट्टा खाना बंद कर दिया, मैं पित्त की कोई चीज़, पित्त बढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं घर की नॉर्मल चीज़ें खाता हूँ, फिर वो कुछ मिठाई खा लेता हो या फिर जो भी चीज़ है, लेकिन पित्त को जो बढ़ाती है वो चीज़ें छोड़ के सब चीज़ें खा लेता हूँ। तो खाता तो है कफ दोष को बढ़ाने वाली चीज़ें और लक्षण उत्पन्न करता है पित्त दोष का। तो एक्चुअली अग्नि दृष्टि से संबंध आने वाला व्याधि है, तो ये परतंत्र दोष प्रकोप है। अगर हम पित्त दोष को, क्योंकि हमको लग रहा है पेशेंट ने सीने में जलन बोली और हम पित्त दोष को कंसिडर करके चिकित्सा करेंगे तो हम गलत हो सकते हैं। हमें हमेशा दोष हेतु के हिसाब से चिकित्सा करनी है। अगर हेतु कफ के जा रहे हैं तो कफ के हेतुओं से जो अग्नि में परिणाम है उस हिसाब से चिकित्सा करनी है। हाँ, अभी चिकित्सा करते समय ऐसी दवा यूज करनी है, क्योंकि हमेशा कफ के लिए उष्ण, हमेशा मतलब तकरीबन प्राय तक कफ के लिए उष्ण चिकित्सा यूज हो जाती है, लेकिन वो इतनी भी उष्ण होनी चाहिए ताकि इधर दोष प्रकोप हो जाए, पित्त बढ़ जाए। ये एक चिकित्सा का पैटर्न है वो तो, क्योंकि आदो रोगम परीक्षित तथानंतरम औषधम, तो पहले तो हम निदान के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में चिकित्सा की बात करेंगे। तो ये बात होती है, जैसे हेतु होते हैं वैसे ही दोष के लक्षण आ रहे, दैट इज स्वतंत्र दोष प्रकोप। अगर हेतु अलग दोष के है और लक्षण अलग दोष के मिल रहे, दैट इज परतंत्र दोष प्रकोप। और चिकित्सा का मूल, चिकित्सा का एम हमेशा हेतु विपरीत चिकित्सा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है
हमें धातु दुष्टि देखनी है, धातु दुष्ट कौन से हुए हैं, क्या हुआ है, हमको देखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने हेतु पेशेंट के लक्षण लिए थे, साइन और सिम्टम दोनों आ गए उसमें, और पेशेंट के हेतु हमने लिए थे। तो जो स्त्रोतस दृष्टि के हेतु और स्त्रोतस दृष्टि के लक्षण बोले, प्रदोषज व्याधि, रस प्रदोषज व्याधि, रक्त प्रदोष व्याधि, उसको सामने रखिए। देखिए हमने हमारे प्रैक्टिस में जब शुरुआत की थी तो एक चार्ट ही बना लिया और हमारे केस पेपर को उसको लगा दिया था। हमारे केस पेपर को लगा दिया और हम उस पर से टिक करके वो प्रैक्टिस करते थे। अभी सदगुरु की कृपा से वो थोड़े से याद हो गए हैं, लेकिन अगर आप नई नई प्रैक्टिस करते तो आपको एक साइड में कागज बना लीजिए, उस पर से टिक कर लीजिए। जिस धातु के दुष्टि लक्षणों में पेशेंट के कंप्लेंट्स, जो बात कंप्लेंट बताई है, उसके मैक्सिमम कंप्लेंट्स मिलती है। अगर पेशेंट बोलता है कि अश्रद्धा है, अरुचि है, तो ये सभी रस प्रदोष व्याधि में मिलने वाले हैं, तो वहाँ पे टिक कर लेके रस प्रदूषण। और साथ में रस धातु की रस स्त्रोत दृष्टि के जो हेतु बोले हैं, रस इसके जो हेतु बोले हैं, उन हेतुओं के हिसाब से फिर हेतु को भी टिक कर लिए। मतलब आपको क्या करना है, स्त्रोत दृष्टि के हेतु लिखना है, स्त्रोत दृष्टि के लक्षण लिखना है, स्त्रोत दृष्टि के हेतु और स्त्रोत दृष्टि के लक्षण। और जो पेशेंट ने हेतु सेवन किया है, उस हेतु में से कौन से हेतु कौन से स्त्रोत दृष्टि के हेतु में मिल रहे, उसको टिक करना है। और जो लक्षण है, पेशेंट की कंप्लेंट्स है या हमारा ऑब्जर्वेशन है, उसको धातु प्रदोष लक्षणों में चेक करना है। तो जिस धातु के आपको हेतु और उसी का अगर लक्षण दुष्टि लक्षण मिल रहे हैं, तो वो स्त्रोत दुष्ट है, ऐसे जाना जाता है। जिस स्त्रोत के दुष्टि हेतु और जिस स्त्रोत के दुष्टि लक्षण मिल रहे हैं, दोनों मिल रहे, दोनों मिलना जरूरी है, सिर्फ एक नहीं, दोनों मिलना जरूरी है, तो इसका मतलब वो स्त्रोत दुष्ट है। तो इस पर से हमने जो अभी हमने जो दोष प्रधानता निकाली है, उन दोषों ने किस धातु के स्त्रोतों को दुष्ट करके लक्षण उत्पन्न किए हैं, ये हमको समझ में हमें एक सहूलियत होती है। ये होगा, इससे हम धातुओं के बारे में जान लेते हैं। फिर हमको पेशेंट के सामता निरामता के बारे में लिख लेना है, नोट कर लेना है इसको हमेशा। तो हमने देखा था मल पर से हम सामता निरामता का ज्ञान करवा सकते हैं, हमने इससे पहले के लेक्चर में देखा, वहाँ पे वो लेक्चर आप फिर से सुन सकते हैं। अगर आपको डिसाइड करना है कि ये सामता का, इसमें सामता के लक्षण है या निरामता के लक्षण, हमेशा ग्रंथों में भी सामता निरामता के कुछ लक्षण बताए गए हैं, आलस्य, गौरव, स्त्रोत विबंध, ऐसे। तो उसको वहाँ से पढ़ लेना है कि सामता के लक्षण जो हमें पेशेंट में मिल रहे हैं, उसको मल के हिसाब से उसको चेक कर लेना है, और ग्रंथों में जो है उसको भी थोड़ा सा याद रखना है, और पेशेंट में वो सिम्टम्स मिल रहे हैं क्या, वो साइंस मिल रहे हैं क्या, उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो इस पर से डिसाइड करना है वेदर ये साम अवस्था में व्याधि है या निराम अवस्था में। अगर साम अवस्था में व्याधि है तो हमेशा दीपन पाचन चिकित्सा से चालू होती है। देखिए, निदान के बाद जब हम चिकित्सा में गुजरते हैं ना, तो वो जो दरवाजा है, ऐसे पकड़ लो कि निदान होने के बाद एक कमरे से जो चिकित्सा वाले कमरे में जाना है, तो वो जो कमरे का जो दरवाजा है, उस दरवाजे का नाम सामता निरामता परीक्षण है। अगर सामता निरामता परीक्षण गलत हो गया तो व्याधि की रिजल्ट में पेशेंट मतलब आपको बोलेगा कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत से पेशेंट बोलते हैं आयुर्वेद चिकित्सा हमको गर्म गिरती है, तो वो सामता निरामता परीक्षा न किए बगैर अगर दवाई दी जाए तो पेशेंट को विदग्धा जीर्ण से लक्षण उत्पन्न होकर दवाई गर्म हो रही है ऐसा महसूस होता है। इसलिए सामता निरामता परीक्षण करना। उसके बाद करना है जीर्ण व्याधियों का निदान, हमको करना है जीर्ण है या नव व्याधि है। इसके बारे में सिंपल से पॉइंट बोले गए हैं। जीर्ण मतलब ग्रंथों में बोला है 1 साल पुराना व्याधि, और उस व्याधि में रुग्ण का बल, रुग्ण की अग्नि ये क्षीण हो गया है, तो उसको कहा जाता है जीर्ण व्याधि। 1 साल पुराना व्याधि और व्याधि की वजह से रुग्ण का बल, रुग्ण की अग्नि ये क्षय हो गया, रुग्ण का वजन भी कम हो गया। ये तीनों, रुग्ण का बल, रुग्ण की अग्नि, रुग्ण का वजन, शरीर भार कम हो गया, तो उसको जीर्ण व्याधि कहा जाता है। इसके विपरीत 1 साल से पहले का है, अंदर 1 साल के अंदर की बीमारी है, रुग्ण का बल नहीं कमा, अग्नि भी ठीक ठाक ही है और शरीर भार पे कुछ असर नहीं आया, तो उसको नव व्याधि करके हम लेबल कर सकते हैं। अभी तक ये सब बातें हम ब्लैंक पेज में नोट डाउन करें। हमने क्या किया, हमने दोषों के बारे में देखा, हमने धातु से उत्पन्न दोषों के बारे में देखा, हमने स्वतंत्र परतंत्र दोष प्रकोप के बारे में देखा, हमने धातु दृष्टि स्त्रोत दृष्टि को देख लिया, हमने साम निरामता का निर्णय कर लिया, हमने जीर्ण और नव व्याधि जीर्ण व्याधि के बारे में देख लिया।
ये जो 7 चीज़ें हैं, इस पर से अभी हमारा अल्टीमेटली डायग्नोसिस बनने वाला है। तो हमने देखा, आचार्य चरक जी कहते हैं हमको कि अगर आप व्याधि का नाम डिसाइड ना कर पाओ तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, लज्जित या शर्मिंदा महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कहा है? मतलब ऐसा उनका कहने का मतलब है कि हम चिकित्सा के लिए जो हमका निदान है, हमारा जो निदान हमको चाहिए, वो आयतर व्याधि नाम के हिसाब से कर सकते हैं या फिर दोष दुष्य सम्मूर्छना के हिसाब से कर सकते हैं। दोष दुष्य सम्मूर्छना के हिसाब से मैंने कुछ वृद्ध वैद्यों की जब किताबें पढ़ी या उनके नोट्स पढ़े हैं तो मुझे हमसे यह ऑब्जर्व हुआ है, उन्होंने दोष दुष्य सम्मूर्छना पे ज़्यादा फोकस किया है रादर देन व्याधियों के हिसाब से। वो पता नहीं कैसा था, लेकिन वो एक जैसे अनुक्त व्याधियों का कैसे निदान करे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चालू है, हाउ विल यू डायग्नोस कोरोना? तो शायद कोरोना के लिए हाँ, कोई कहता है इसको कंठ को उपज सन्निपात को, कोई कहता है वात कफ ज्वर करके निदान करो। ये अलग अलग का अपना नजरिया हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कहना चाहते। अगर उसको, लेकिन उसको अगर अनुक्त व्याधि कहा जाए, ग्रंथों में कोरोना के ऐसे कुछ संबंध में कुछ वर्णन नहीं है एक्चुअली, ऐसे शब्दशः वर्णन है, ऐसे बोले वैसे तो वर्णन लक्षणों के हिसाब से है लेकिन शब्दशः नहीं है। तो इस अनुक्तों का हम दोष दुष्य सम्मूर्छना के हिसाब से डायग्नोस कर सकते हैं। उसको नाम देने के मतलब बहुत दिमाग लगे नाम देना है हमको कुछ भी, उसके पीछे मतलब दोष दुष्य सम्मूर्छना के हिसाब से डायग्नोस करो कोरोना को, तो अभी हम उस पर एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्याधि नाम पर से, मतलब किसी व्याधि के नाम से डिसीज डायग्नोस कैसे होता है। तो व्याधि नाम के लिए डायग्नोस करने के लिए हमेशा 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक विशेष लक्षण, दूसरा होता है विशेष हेतु, और तीसरा होता है दुष्य संग्रह। अगर हमको ये देखिए, अब हम आखिरी हमारे सीरीज के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं और अल्टीमेटली पिछले 4 लेक्चर में हमने बात की कि हमें आयुर्वेदिक डायग्नोसिस कैसे बनना है, तो ये भी बात कर रहे हैं हम कि आयुर्वेदिक डायग्नोसिस कैसे करने वाले। तो हमको व्याधि नाम से अगर डायग्नोसिस करना है तो 3 चीज़ों पर से व्याधि नाम डायग्नोसिस किया जाता है। विशेष लक्षण हेतु विशेष के हिसाब से, और तीसरा होता है दुष्य संग्रह के हिसाब से। अब पहले बात करते हैं हेतु विशेष के हिसाब से। मृत्तिका मतलब मिट्टी खाने की वजह से पांडु होता है, ये होगा हेतु विशेष। अगर कोई रुग्ण आता है और वो मिट्टी खाने की हिस्ट्री बोलता है और उसको कोई सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो पांडु के अनुषंग से ही डेवलप होने वाले हैं। इसलिए ये होगा हेतु विशेष से व्याधि डिसाइड करना, ये हो गया। ऐसे बहुत से हेतु आचार्य दिया, आप ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। मैं कुछ एक एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा। दूसरा होता है विशेष लक्षण के हिसाब से, कुछ विशेष लक्षण दिए हुए, जैसे शरीर मन संतापो इति ज्वरा, जो जिसमें शरीर और मन इनका संताप होता है उसको ज्वर कहा जाता है। शरीर संताप मतलब टेम्परेचर, मन संताप मतलब क्या? मन संताप मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमको पेशेंट बोलता है हमको अच्छा नहीं लगता है, या फिर मेरा कहीं मन ही लगता है, कहीं बाहर जाओ ऐसा भी नहीं लगता है, ये भी मन संताप हो गया। मन संताप का मतलब सिर्फ गुस्सा आना इतना ही नहीं है, ये भी उसमें मन संताप में आता है। अगर पेशेंट कहता है मुझे टेम्परेचर है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये मानसिक लक्षण भी बता रहा है, तो ये ज्वर व्याधि हो गया, ये ज्वर व्याधि हो गया। अगर पेशेंट बोलता है सिर्फ बुखार है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ या अंदर से मुझे कुछ ऐसे नहीं, हर चीज में मेरा मन लग रहा है, तो ये व्याधि लक्षण रूप है, ये ज्वर लक्षण रूप है, ये ज्वर व्याधि नहीं है। शरीर का मन का संताप है तो ये ज्वर व्याधि है। शरीर का संताप है लेकिन मन का संताप नहीं है, तो ये व्याधि, ये ज्वर लक्षण स्वरूप में किसी दूसरे व्याधि के इसमें आया है, किसी दूसरे व्याधि में पित्त वृद्धि है जिसकी वजह से ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसलिए विशेष लक्षण से मन शरीर संताप हो, ये ज्वर का हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ग्रंथ में दिए। दूसरा एग्जाम्पल है अविल बहुमूत्रता, मतलब जैसे डिस्कलर्ड या फिर गदला सा टर्बिड यूरिन और अति मात्रा में यूरिन प्रवृत्ति होना, ये प्रमेय का लक्षण बोला है। तो ऐसे विशेष लक्षण के हिसाब से भी व्याधि का डायग्नोस हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है दुष्य संग्रह। हर व्याधियों में कुछ दुष्य बोले हैं, आप ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे कि इस व्याधि में ये दुष्य रहते हैं। जैसे पांडु में त्वचा रक्त मांस ऐसे बोला है, त्वचा रक्त मांस से पांडु में 3 दुष्य बोले हैं। इन 3 धातुओं के हिसाब से लक्षण शरीर में डेवलप हो जाते हैं। तो त्वचा को रस लिया जाता है, त्वकसार सायव रससार। तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, इन तीनों की विकृति अगर हमको मिल रही है तो ये पांडु व्याधि, इसको डायग्नोस किया जा सकता है। समझ में? तो अगर हमको व्याधि के हिसाब से निदान करना है तो 3 बातों पे करना है, हेतु विशेष, लक्षण विशेष और है
दुष्य संग्रह के हिसाब। अगला पॉइंट, अगला डायग्नोस्टिक पैटर्न होता है दोष दुष्य समूर्छना के हिसाब से। इसमें हमेशा जो स्वतंत्र दोष प्रकोप होता है या फिर हेतुओं के हिसाब से जो दोष प्रकोप है, उस हिसाब से दोष को कंसिडर कीजिए। जो धातु हमको दुष्ट मिले उसको कंसिडर कीजिए, बस होगा, खत्म बात। मतलब इसको ऐसे कहा जा सकता है कि वात पित्त प्रकोप, जैसे पांडु को कहा जा सकता है वात पित्त दृष्टिजन्य, वात पित्त वृद्धिजन्य रस रक्त मांस दृष्टि, ऐसा भी पांडु को दूसरा नाम दिया जा सकता है। मेरी बात को समझ, सिर्फ दो दुष्य के समूचना के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो इसमें अनुक्त वैद्यों को भी लिया जा सकता है। तो उसमें दोष कौन से बन रहे हैं और उसमें धातु कौन से दूषित हुए, तो उस दोष है वो धातु दूषित हुआ, इतना ही डायग्नोस करना। इट मीन्स ये हो गया है दोष दुष्य समूचना के हिसाब से डायग्नोस करना। तो हमने दोनों डायग्नोस देख लिया, व्याधि नाम के हिसाब से कैसे करना है और दोष दुष्य समूचना के। दोष दुष्य समूचना थोड़ा इजी जाता है। और अब इसकी चिकित्सा के बारे में कैसे करना है, ऐसे कहते हैं जब पुराने वैद्य अपने यहाँ पे आने वाले शिष्यों को कुछ अध्याय पढ़ाते थे, तो मेनली उसमें 3 अध्याय पढ़ाते थे, ज्वर अध्याय, ग्रहणीय अध्याय और वात विकार। ज्वर अध्याय, ग्रहणीय अध्याय और वात विकार, इसको ही पढ़ाते थे, निदान और चिकित्सा ऐसे कहते थे, ऐसे कहते हैं। तो अगर आप दोष दुष्य समूचना से अगर निदान कर रहे हैं तो इन 3 व्याधियों को फोकस करके आपकी चिकित्सा कर सकते हो। हाँ, आप सोच विचार करके बाकी ग्रंथ का भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप 3 व्याधियों की चिकित्सा में से इस दोष के हिसाब से, अगर किसी को वात पित्त के हिसाब से चिकित्सा हो रही है, वात पित्त दोष है और रस धातु विकृत हुआ है, तो उसके लिए वात पित्त ज्वर की मेडिसिन लीजिए। साथ में रस धातु के लिए रसपाचक जो है, जैसे संत ज्वर में जो चिकित्सा बोली जिसमें रस धातुगत दोष रहते उसकी चिकित्सा लीजिए। इसको क्लब करके यूज किया जाता है। ऐसे ही दोष दुष्य समूचना के हिसाब से व्याधि इजीली डायग्नोस हो जाता है और चिकित्सा के लिए भी एक सहूलियत हो जाती है। ये स्टार्टिंग के फेज में मेरे ख्याल से तो भी एक अच्छा तरीका रहता है एक व्यू डेवलप होने के लिए। तो इस तरह से हमने देख लिया कि व्याधि के नाम से निदान एंड दोष दुष्य समूचना। लेकिन लिखना कैसे निदान, हमेशा निदान कैसे लिखना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमने समझ लिया कि वात पित्त या वातज पांडु ऐसे अगर हमारा निदान है, तो एक्चुअली लिखना कैसे, पूरी हिस्ट्री के बाद वातज पांडु, उसके सामने क्या है साम या निराम, जो भी निराम अवस्था, जीर्ण या नव, इस तरह से पूरा लिखना है। या फिर और आखिरी में स्वतंत्र प्रकोप, या फिर उसका जैसे वातज पांडु ब्रैकेट में स्वतंत्र प्रकोप, उसके बाद लिखे साम अवस्था, अगर साम अवस्था लक्षण है तो, और नव व्याधि। इस तरह से आपको उसको लिखना है। वही दोष दुष्य समूचना कैसे लिखना है आपको कि वातपित्त, स्वतंत्र वातपित्त प्रकोप जन्य रस दृष्टि नव अवस्था, समझिए बात को। वातपित्त प्रकोप जन्य, वातपित्त स्वतंत्र प्रकोप जन्य, अगर परतंत्र परतंत्र लिखे, वातपित्त परतंत्र प्रकोप जन्य रस दृष्टि साम अवस्था नव व्याधि। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको चिकित्सा में सहूलियत होगी। तो ये होगा हमारा अल्टीमेटली हाउ टू रीच द आयुर्वेदिक डायग्नोसिस। बराबर 1 घंटा हो गया है। होप सो कि ये जो चीज़ें हमने 2-3-4 लेक्चर में ली है, आपको सभी को एक मार्गदर्शन के तौर पर काम होने वाले। मैंने पहले लेक्चर में बोला था ये पूरा नहीं है। मैं खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ आयुर्वेद का, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, पेशेंट से सीख रहा हूँ, अपने गुरु के अनुभव से सीख रहा हूँ जो वो हमसे डिस्कस करते हैं। तो ये शायद उस मंजिल के रास्ते पे एक मार्गदर्शक का चिन्ह है कि इस तरह पे जाओगे तो आयुर्वेदिक डायग्नोसिस तक शायद पहुंचा जा सकता है। तो चलना तो हमको ही है, और रास्ते में चलते समय जैसे कोई भी मंजिल तक पहुंचने के समय बीच में जो हमको टूरिस्ट स्पॉट मिलते हैं या फिर कुछ खाने की अच्छी चीज़ें मिलती है कहीं पे, तो हम उसका आस्वाद लेते आगे चलते हैं। उसी तरह से इस रास्ते पे चलते समय गुरु सानिध्य, रुग्ण परीक्षण, रुग्ण को देखना और ग्रंथ वाचन, इसका सहारा लेते अगर हम चलते रहे और ग्रंथों में जो अच्छी अच्छी चीज़ें बोली है, अच्छी चीज़ें मतलब ग्रंथों में हर एक चीज़ अच्छी है, जो जैसे भी हम कोरोना के इसमें हम कुछ जैसे हमारे सदगुरु जी ने जो माधव रसायन या रस माधववटी का
हमको उपलब्धि करवा दी है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। हम जब पेशेंट में यूज़ करते हैं, सभी वैद्यों को मिल रहा है जो यूज़ कर रहे हैं इसको। तो ये आयुर्वेद की कुछ अच्छी चीज़ें, ये टूरिस्ट स्पॉट है, ये कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, तो यहाँ पे इसको एंजॉय कीजिए, इसको समझिए। तो इसलिए आयुर्वेद को पढ़िए, आयुर्वेद के साथ गुरु का सानिध्य रखिए, और अपने उसके साथ ही रुग्णों का सहचर्य रखिए, क्योंकि रुग्ण ही सबसे बड़े गुरु होते हैं जो हमको पढ़ाते रहते हैं। इसके बाद सुनने के लिए